Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? What's your solution? Is there something bad here? You did this to me. Didn't you? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले एक महीने से डार्क सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन पे काम कर रहा था, पर उस दौरान मैंने कोई दूसरी मूवी नहीं एक्सप्लेन की। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी द शाइनिंग की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी को 1980 में रिलीज किया गया और इस मूवी को डायरेक्ट किया है 90s के एक फेमस डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने। और इनकी खूबी ये थी कि ये अपने हर एक मूवी में एक छोटे छोटे माइनर डिटेल्स को भी कैप्चर करते थे। और ये कुछ उन चुनिंदा मूवीज में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके मन में कई सवाल छोड़ जाएगी। वहीं अगर आपने मेरी 2001 स्पेस ओडेसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देख रखी है तो आपको पता होगा कि उस मूवी में भी ढेर सारे हिडन डिटेल्स और हिडन मीनिंग्स छुपे हुए थे और उस मूवी को स्टैनली क्यूब्रिक ने ही डायरेक्ट किया था। वहीं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी डार्क सीजन 1 पे बनी हुई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उससे जरूर चेकआउट करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक नई जॉब की तलाश में एक होटल में जाता है जिसका नाम द ओवरलुक होटल होता है। क्योंकि जैक के कॉन्वर्सेशन के जरिए हमें पता चलता है कि जैक पहले एक स्कूल टीचर था, पर उसने हाल ही में अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो राइटर बनने का तय करता है, जहाँ पे वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए ओवरलुक होटल में आया हुआ था। और अब जैक की मुलाकात होटल के मैनेजर मिस्टर उल्मन से होती है और मिस्टर उल्मन जैक को ये जॉब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब मिस्टर उल्मन जैक को बताते हैं कि हमारा ये होटल साल के मई महीने से लेके अक्टूबर महीने तक ही ओपन रहता है, क्योंकि अक्टूबर महीने से यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता। और यहाँ पे जैक का काम इस होटल की देखरेख उस समय करना है जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। और अब बातों ही बातों में मिस्टर उल्मन जैक को इस होटल से जुड़ी हुई एक खतरनाक और डरावनी बात बताते हैं, जहाँ पे मिस्टर उल्मन का कहना होता है कि 1970 में यहाँ पे चार्ल्स ग्रेडी नाम के एक आदमी को इस होटल की देखरेख करने के लिए रखा गया था, जो कि अपनी फैमिली में अपनी वाइफ और अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। पर कई महीनों तक अकेले रहने की वजह से वो बुरी तरह से पागल हो गया और उसी पागलपन में उसने एक दिन अपनी वाइफ और अपनी दोनों बच्चियों की कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी। यहाँ पे मिस्टर उल्मन जैक से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उसे बता देते हैं। और अब मिस्टर उल्मन की बात सुनने के बाद जैक इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वहीं जैक का कहना होता है कि उसकी फैमिली को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम वेंडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि जैक की वाइफ थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम डैनी था। और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और अब बातचीत के दौरान हम जान पाते हैं कि डैनी इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो नई जॉब के लिए ओवरलुक होटल में गए हैं। और अब हम यहाँ पे जान पाते हैं कि डैनी एक अजीब बच्चा था, क्योंकि यहाँ पे डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड था जिसे वो टोनी बुलाता था। डैनी हर वक्त टोनी से उंगलियां हिला करके उसे एक अजीब आवाज में बातें किया करता था, पर यहाँ पे उसकी माँ वेंडी इन सभी बातों को काफी ज्यादा लाइटली लेती है। वहीं अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि बाथरूम में ब्रश करते हुए अपने ही इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात कर रहा था, जहाँ पे अब टोनी डैनी से बताता है कि तुम्हारे पिता को ओवरलुक होटल में नौकरी मिल गई है और वो ये बात तुम्हें फोन करके बताने वाले हैं। और अब टोनी के ऐसा बोलते ही सच में वहाँ पे जैक का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे ओवरलुक होटल में नौकरी मिल गई। पर यहाँ पे टोनी डैनी को बताता है कि उसे ओवरलुक होटल में नहीं जाना है। और अब ये सुनने के बाद डैनी टोनी से पूछता है कि ओवरलुक होटल में जाने से क्या प्रॉब्लम है। और अब टोनी डैनी को एक विजन दिखाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। इस विजन में डैनी को एक एलिवेटर दिखाई देता है जो कि ओवरलुक होटल का था और थोड़ी ही देर बाद वहां से काफी ढेर सारा ब्लड आते हुए दिखाई देता है और वहां पर उसे वही दोनों जुड़वा लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि चार्ल्स ग्रेडी की बेटियां थी और उसने उन्हें वहीं पे मार दिया था। और अब ये सब कुछ देख करके डैनी बुरी तरह से डर जाता है और वहीं पे बेहोश हो
जाता है। और अब अगले ही सीन में जब डैनी की आंख खुलती है तब वो बेड पे लेटा हुआ था और उसके सामने एक डॉक्टर होती है जो कि डैनी के हेल्थ और उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछती है। और अब यहाँ पे डैनी का कहना होता है कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी उसके माइंड के अंदर है और वो किसी और से बातें नहीं करता है। और अब ये सुनने के बाद डॉक्टर वेंडी से सवाल करती हैं कि आखिर डैनी की ये इमेजिनरी फ्रेंड कब से बने हैं, जिसके बाद वेंडी डॉक्टर से बताती है कि आज से करीबन 5 महीने पहले डैनी के पिता की कुछ खास फाइलें डैनी ने खराब कर दी थी, जिसकी वजह से जैक बुरी तरह से नाराज हो गए थे और जैक ने डैनी को बहुत मारा था। और इसी हाथापाई में जैक ने डैनी का हाथ खींच दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और उसी इंसिडेंट के बाद से ही डैनी ने अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम डैनी और वेंडी को ओवरलुक होटल के अंदर शिफ्ट होते हुए देखते हैं। और अब यहाँ पे मिस्टर उल्मन जैक को पूरा होटल दिखाते हैं और साथ में वो उस जगह को भी दिखाते हैं जहाँ पर जैक की फैमिली रहेगी। और अब उसी दौरान हम मिस्टर उल्मन और होटल के कई स्टाफ मेंबर को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस होटल को 1907 में बनाना शुरू किया गया था। जहाँ पे मिस्टर उल्मन का कहना होता है कि ये होटल जिस जमीन पे बना हुआ है वहाँ पे पहले इंडियंस का शमशान घाट हुआ करता था और यही कारण था कि होटल के बनते टाइम यहाँ पे कई इंडियन अटैक्स हुए थे। वहीं अगले ही सीन में वेंडी और डैनी हेलोरन नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि इस होटल का शेफ होता है। हेलोरन यहाँ पे होटल के सारी जगह को उन्हें दिखाता है और अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हेलोरन डैनी से बिना कुछ बोले उसे आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है। और अब ये देख करके डैनी बुरी तरह से हैरान हो जाता है, जिसके बाद अगले ही सीन में हेलोरन और डैनी एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे हेलोरन डैनी से बताता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी से भी बिना बोले टेलीपैथी जैसी पावर यूज करके किसी से भी कुछ भी पूछ या बोल सकता है। हेलोरन यहाँ पे इस चीज को द शाइनिंग बुलाता है। और अब डैनी हेलोरन से बताता है कि उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम टोनी है और जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तब टोनी उसे पहले ही आगाह कर देता है। और अब हेलोरन डैनी से बताता है कि तुम भी मेरी ही तरह हो, जहाँ पे तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह द शाइनिंग की एबिलिटी है। यहाँ पे डैनी हेलोरन को बताता है कि यहाँ पे आने से पहले टोनी ने उसे कुछ विजन्स दिखाए थे। यहाँ पे हेलोरन डैनी को बताता है कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी घटना होती है तो उस चीज का एको वहाँ पे मौजूद होता है जो कि किसी भी घटना की परछाई की तरह है और इन सभी चीजों को वही लोग देख और सुन सकते हैं जिनके पास द शाइनिंग की एबिलिटी हो। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब डैनी हेलोरन से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वही कमरा था जिसमें 1970 में चार्ल्स ग्रेडी की फैमिली रहती थी और अब हेलोरन डैनी से उस कमरे में जाने से मना करता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में खेल रहा था और तभी अचानक डैनी को उन्हीं जुड़वा लड़कियों के घोस्ट दिखाई देते हैं और वो दोनों लड़कियां डैनी से एक ही बात बार बार रिपीट कर रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 1 महीने आगे मुड़ जाती है और अब यहाँ पर जैक और उसकी फैमिली को रहते हुए 1 महीना हो चुका था और अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे रहते हुए जैक के अंदर भी कुछ बदलाव महसूस होते हैं। और अब ये सब कुछ देख करके वेंडी एक दिन जब जैक से बात कर रही होती है, जहाँ पे जैक का कहना था कि जब वो 1 महीने पहले इस होटल में नौकरी के लिए आया तब यहाँ पहुँच करके उसे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पे पहले भी आ चुका है और उसे होटल का हर एक कोना मालूम था। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों था इसके बारे में हम आगे जानेंगे। वहीं अगले ही सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि होटल के अंदर अपनी साइकिल चला रहा था और अब साइकिल चलाते हुए डैनी रूम नंबर 237 के पास पहुंचता है। जिसके बाद अब डैनी 237 रूम को खोलने की कोशिश करता है पर थोड़ी ही देर बाद उसका मन बदल जाता है और अब डैनी जब अपनी साइकिल चलाते हुए आगे जाता है तभी अचानक से वही जुड़वा लड़कियों के घोस्ट फिर से दिखाई देते हैं जो कि डैनी को अपने साथ चलने के लिए बोलती हैं, जो कि वही सेम बात बार बार रिपीट कर रही थी, कम प्ले विथ अस फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। Come play with us, Daddy, forever and ever and ever.
और अब ये देख करके डैनी बुरी तरीके से डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जब वो आंखें खोलता है तब वो दोनों वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि होटल के बेसमेंट में अपनी राइटिंग का काम कर रहा था और तभी वहां पे वेंडी आ जाती है, जिसकी वजह से जैक पूरी तरह से नाराज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वेंडी के आ जाने से जैक को राइटिंग में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जैक अपनी फैमिली से कुछ अजीब बिहेव करने लगा था और ये देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे इस जगह पे रहते हुए उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से जैक का माइंड मैनिपुलेट हो रहा था। वहीं अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि खेलते हुए अपने कमरे में पहुंचा था और वहां पहुंच करके वो अपना एक खिलौना लेने के लिए जाता है और उसी कमरे में उसके पिता जैक भी थे। और अब जैक डैनी को अपने पास बुला करके अपनी गोद में बैठा करके बहुत सारी अजीब बातें करते हैं और बातचीत के दौरान वो उसी स्टेटमेंट को दोहराते हैं जैसे कि वो जुड़वा बच्चियां बोल रही थी। यहाँ पे जैक डैनी से बोलते हैं कि वो लोग हमेशा यहीं पे रहेंगे फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। और अब ये देख करके हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं हमें समझ में नहीं आता है कि इस मूवी में आखिर हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस मूवी से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन इसकी एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद अब डैनी जैक से सवाल करता है कि क्या वो उसकी फैमिली और उसको कभी चोट पहुंचाएंगे, जिस पे यहाँ पे जैक का कहना होता है कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब अगले ही सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि रात के वक्त सो रहा था, पर तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पे वेंडी आ जाती है और वो जैक से सवाल करती है कि आखिर क्या हुआ, जिस पे जैक का कहना होता है कि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें उसने वेंडी और अपने बेटे डैनी की जान ले ली है। और अब ये सुन करके वेंडी बुरी तरीके से डर जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो सभी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। वहीं अगले ही सीन में हम डैनी को रूम के अंदर खेलते हुए देखते हैं। तभी अनजान कारण से वहां पर एक बॉल आती है और जब डैनी उस बॉल वाली डायरेक्शन में जाता है तब वो उसी रूम नंबर 237 के पास पहुंचता है। वहीं अगले ही सीन में हम वेंडी को देखते हैं जो कि डैनी को ढूंढ रही थी और थोड़ी ही देर बाद डैनी वेंडी के पास आ जाता है। और अब यहाँ पे वेंडी नोटिस करती है कि डैनी के शरीर पे ढेर सारे चोट के निशान थे और अब ये सब कुछ देख करके वेंडी समझती है कि शायद जैक ने ही उसके ऊपर हाथ उठाया है, जिसकी वजह से अब जैक और वेंडी में झड़प हो जाती है और वो जैक को बुरी तरीके से डांट देती है। और इतना सुनने के बाद जैक वहां से पागलों की तरह चला जाता है और अब हम देख पाते हैं कि जैक का मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। और अब जैक वहां से निकल करके होटल के एक गोल्ड रूम नाम की जगह पे आता है जो कि होटल का बार रूम था। अब यहाँ आने के बाद हम जान पाते हैं कि जैक के अंदर अब फिर से शराब पीने की इच्छा हो रही थी और अब यहाँ पे जैक अपने ही आप से बड़बड़ाते हुए एक बियर की डिमांड करता है और उसके ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी मिस्टीरियसली आ जाता है और उसके आसपास ढेर सारी शराब और बियर्स की बोतल आ जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस आदमी का नाम लॉयड था जो कि यहाँ का बारकीपर था। अब यहाँ पे लॉयड जैक को एक बियर देता है और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बातचीत सुन करके हमें पता लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, जो कि कैसे पॉसिबल है। वहीं परेशानी वाली बात तो ये होती है कि यहाँ पर इस होटल में इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था, तो आखिर ये लॉयड नाम का आदमी कहाँ से आया। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि एक घोस्ट है। और अब यहाँ पे जैक लॉयड से बातों ही बातों में बताता है कि उसने अपने बेटे डैनी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि यहाँ पे वेंडी उसे जानबूझ करके फंसा रही है। और यहाँ पे वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने अपने बेटे का हाथ खींच दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पर ये बात सुन करके हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वेंडी ने डॉक्टर से बताया था कि ये हाथ फ्रैक्चर होने वाली बात आज से 5 महीने पहले की है, पर यहाँ पर जैक बताता है कि ये बात 3 साल पुरानी है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वेंडी आ जाती है और वो जैक को बताती है कि रूम नंबर 237 में एक लड़की है जिसने डैनी को मारने की कोशिश की है। और अब ये सुनकर के जैक तुरंत ही रूम नंबर 237 में जाता है, जहाँ पर जैक को उस रूम के अंदर एक न्यूड लड़की मिलती है जो कि जैक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और अब यहाँ पे जैक उसे किस कर
करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे किस करता है उस लड़की की बॉडी अचानक से ही डिकम्पोज होने लगती है और अब ये देख करके जैक डर के वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं और अब यहाँ पे इतनी सारी घटनाएं होता देख करके डैनी अब बुरी तरीके से डर चुका था, इसीलिए वो अपने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके हेलोरन से कांटेक्ट करता है, जिसके जरिए हेलोरन अब जान पाता है कि होटल के अंदर वेंडी और जैक की जान को खतरा है। इसीलिए वो तुरंत ही एक फ्लाइट बुक करता है ताकि वो जल्द से जल्द होटल पहुंच सके। वहीं अगले ही सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से परेशान हो चुका था और वो तुरंत ही उसी गोल्ड रूम में आता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इंसान नहीं बल्कि घोस्ट होते हैं। अब यहाँ पे जैक की मुलाकात डेल्बर्ट ग्रैडी नाम के एक आदमी से होता है जिसे देख करके उसे कुछ याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्बर्ट ग्रैडी की एक वाइफ और 2 बच्चियां थीं। तो अगर आपको याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मिस्टर उल्मन कहते हैं कि 1970 में यहाँ पे चार्ल्स ग्रैडी नाम का एक परिवार रहता था जिसने पागलपन में अपनी वाइफ और दोनों छोटी बच्चियों को मार डाला था। यहाँ पे जैक डेल्बर्ट ग्रैडी से सवाल करता है कि क्या वो इस होटल का केयरटेकर रह चुका है, पर यहाँ पे डेल्बर्ट का कहना होता है कि इस होटल का केयरटेकर हमेशा से ही जैक है। यहाँ पे डेल्बर्ट जैक को बताता है कि उसके बेटे डैनी ने अपने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके एक अनजान आदमी को यहाँ पे बुलाया है। यहाँ पे डेल्बर्ट हेलोरन की बात कर रहा था। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं जिसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी अजीब कारण से एक ही शब्द द रेड रूम चिल्ला रहा था। ये देख करके वेंडी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो तय करती है जैक से मिलने के लिए। जिसके तुरंत बाद वो एक बेसबॉल बैट लेकर के जैक के कमरे में एंटर करती है और कमरे में एंटर करने के बाद वो उसके द्वारा लिखी गई बुक्स को देखती है, जहाँ पर जैक ने हजारों बार बस एक ही चीज को बार बार लिखा था, जहाँ पे लिखा हुआ था ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक अ जैक अ डल बॉय। और अब ये देखने के बाद हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि जैक या तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है या फिर ओवरलूम होटल के सभी घोस्ट उसे पोजेस कर चुके हैं। और अब वेंडी ये सब कुछ देख करके कुछ समझ नहीं पाती है और जैसे ही वो उसके कमरे से बाहर आती है तभी वहाँ पे जैक आ जाता है, जिसे देख करके ऐसा लगता है जैसे अब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है और वो काफी अजीब तरीके से वेंडी की तरफ बढ़ने लगता है। और अब जैसे ही जैक वेंडी के ऊपर हमला करता है, वेंडी अपने बचाव में उसी बेसबॉल बैट के जरिए जैक के सर पे वार कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वेंडी जैक की बॉडी को घसीटते हुए फूड के स्टोर रूम में ले आती है और दरवाजे को बंद करने के बाद वो तुरंत ही डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब जैक को होश आता है तब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे दरवाजा बाहर से लॉक था। पर तभी अनजान कारण से उसे ग्रेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि यहाँ पे बोलता है कि उसने अपने काम को सही तरीके से नहीं पूरा किया। और इतना बोलने के बाद ग्रेडी का घोस्ट उस दरवाजे को ओपन कर देता है और जैक वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं अब अगले ही सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ अपने कमरे में होता है, पर तभी यहाँ पे डैनी को कुछ गलत होने का आभास हो जाता है और अब वो अपने हाथ में हथियार लेकर के वहाँ के दरवाजे पे रेड रूम लिखता है और तेजी से वही शब्द रेड रूम चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से अब वेंडी उसे शांत करती है। और अब उसी दौरान वेंडी की नजर वहाँ पे लगे हुए आईने पे पड़ती है और जब वो उस रेड रूम को आईने में देख करके पड़ती है तब वो मर्डर शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे रेड रूम मर्डर शब्द का उल्टा था। और अब यहाँ पे टोनी आगे होने वाले मर्डर के बारे में उसे बता रहा था और अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते तभी वहाँ पे जैक कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाता है और उस रूम के दरवाजे को तोड़ने लगता है। अब जाहिर तौर पर ये देख करके वेंडी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो डैनी को बचाने के लिए बाथरूम की खिड़की के जरिए डैनी को बाहर भेज देती है। अब यहाँ पे बाथरूम की ये खिड़की काफी ज्यादा छोटी थी जिसके जरिए वो नहीं निकल पाती है और थोड़ी ही देर बाद जैक बाथरूम के भी दरवाजे को तोड़ देता है और वहाँ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। ये देख करके वेंडी उसके हाथ पे हमला कर देती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम हेलोरन को देखते हैं जो कि वेंडी और डैनी की मदद करने के लिए होटल पहुंच रहा था। और अब हेलोरन जैसे ही होटल के अंदर आता है इस बात की खबर जैक को लग जाती है, इसीलिए वो हेलोरन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही हेलोरन होटल के अंदर एंटर होता है जैक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं पे मार डालता है, जिसके तुरंत बाद वो डैनी की तरफ बढ़ता है और अब डैनी भागते हुए होटल के बाहर बने हुए मेज में घुस जाता है जहाँ पे वो अक्सर खेला करता था। वहीं दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं जो कि उसी होटल में खो गई थी और
वहाँ पर उसे कई सारे लोगों के घोस्ट दिखाई देते हैं, जहाँ पे वेंडी एक घोस्ट को देखती है जो कि बियर के कॉस्ट्यूम में होता है। वहीं दूसरा इंसान होटल का पिछला मालिक होता है। वहीं आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोगों के स्केलेटन दिखाई देते हैं। साथ ही वही ब्लड वाला सीन भी दिखाया जाता है जिसकी विजन टोनी ने डैनी को दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ जैक उसके फुटप्रिंट का पीछा करते हुए डैनी की तरफ बढ़ रहा था और अब यहाँ पे डैनी चालाकी दिखाता है और अपने फुटप्रिंट को वापस से रिवर्स करके उसी मेज के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पे डैनी अक्सर खेला करता था जिसकी वजह से उसे मेज का रास्ता अच्छे से पता था और अब डैनी जैक को उसी मेज के अंदर फंसा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर आने के बाद वेंडी भी होटल से बाहर आ जाती है, जिसके तुरंत बाद वो लोग हेलोरन की लाई हुई गाड़ी में बैठ करके तुरंत ही उस होटल से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि उसी मेज के अंदर खो चुका था और इतनी कोशिश के बाद भी वो अपने मकसद में नहीं कामयाब होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें अगले दिन सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि जैक वहीं पे बर्फ में दब करके बुरी तरह से जम चुका था और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम होटल में लगे हुए गोल्ड रूम के अंदर कुछ ग्रुप फोटोज को देखते हैं और अनजान कारण से इसमें जैक की भी तस्वीर होती है। अब यहाँ पे डराने वाली बात तो ये होती है कि इस फोटो पे जो डेट होती है वो होती है 4 जुलाई 1921 और इसी सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे कि आखिर इस मूवी में हुआ क्या, जिसे मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि आपने मूवी के एंड में उस फोटो पे डेट देखी जो कि 1921 की थी, वहीं दूसरी तरफ जैक की जो स्टोरी टाइमलाइन है वो 1980s की है, जिसे देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि यहाँ पे पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट जरूर है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब जैक वेंडी से बताता है कि 1 महीने पहले जब वो इस होटल में आया तब अजीब कारण से उसे ऐसा लगा जैसे वो पहले भी इस होटल में आ चुका है और यहाँ के सभी रास्ते उसे पहले से याद थे, यानी कि सचमुच में 1921 में जैक वहाँ पे मौजूद था। वहीं अगर हम बात करें मूवी की मेन थीम के बारे में, यहाँ पे हमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक मानसिक रूप से बीमार इंसान अपनी फैमिली की जान ले लेता है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी मूवी स्टीफन किंग की नॉवेल द शाइनिंग पे आधारित है, जिसमें हमें यही बताया गया है कि इस होटल में भूत जैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट बस इसी चीज पे आधारित था कि कैसे एक मेंटली अनस्टेबल इंसान अपने पास्ट से मिलता जुलता घटना के बारे में सुनता है तब वो ना चाहते हुए भी उसको अपना हिस्सा समझ लेता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो जैक शुरुआत से ही मेंटली अनस्टेबल इंसान था जो कि अपने परिवार से हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता था और इसी पागलपन में जैक ने अपने बेटे डैनी का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। वहीं अगर हम बात करें डैनी के इमेजिनरी फ्रेंड टोनी के बारे में तो वो केवल उसकी एक दूसरी पर्सनालिटी को दिखाता है जो कि तब जन्म ली जब उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ और तब से लेकर के वो आज तक डैनी को प्रोटेक्ट करता है। वहीं अगर हम मूवी को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मूवी में दिखाए गए सारे घोस्ट रियल हैं, तो हम जान पाते हैं कि होटल के घोस्ट उन्हीं को मैनिपुलेट करते हैं जो कि पहले से बुरे इंसान हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो सारे घोस्ट जैक को ही मैनिपुलेट करते हैं, वहीं वेंडी को इस सब का कोई अंदाजा नहीं होता है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक अपने समय के काफी बेहतरीन डायरेक्टर थे जो कि अपनी मूवी में कई सारी ऐसी हिडन डिटेल्स डालते थे जिन्हें मेजॉरिटी लोग कभी समझ ही नहीं पाते थे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो काफी अजीब और डिस्टर्बिंग है, इसीलिए आप सोच समझ करके इसे देखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैक पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल था और साथ ही वो एक बहुत ही बुरा इंसान था और इस बात का पता हम उस सीन से लगा सकते हैं जब जैक रूम नंबर 237 में जाता है और वहाँ पर उसे एक नेकेड लड़की मिलती है और वो तुरंत ही उसे किस करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ मूवी की शुरुआत में जब जैक होटल में जॉब के लिए आया हुआ था तब वो एक मैगजीन पढ़ रहा था और जब हम उस मैगजीन को ध्यान से देखते हैं तब उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी जिसमें हमें सेक्सुअलिटी और सेडक्शन के बारे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वहीं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब जैक डैनी के कमरे में होता है और जब डैनी वहाँ पे अपना खिलौना लेने आता है तब जैक अपने गोद में डैनी को बैठा करके सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है और ये देखने के बाद आप साफ समझ पा रहे होंगे कि जैक कितना बुरा इंसान था। और इस बात का पता हम उस सीन से भी लगा सकते हैं जहाँ पर वेंडी को वो बियर कॉस्ट्यूम वाला घोस्ट नजर आता है जो कि होटल के प्रीवियस ओनर के साथ होता है जिसके साथ उसका इलिसिट रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों इसी तरीके की कई हिडन डिटेल्स और मीनिंग्स इस पूरी
मूवी में छुपे हुए हैं, जिन्हें मैं पूरा डिकोड करूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में कुछ और समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो आप मेरी 2001 स्पेस ओडेसी की एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, जिसे स्टैनली क्यूब्रिक ने ही डायरेक्ट किया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।